हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत में जो व्यापारिक बैंकें हैं वे क्या होती हैं और उनके कार्य क्या हैं। आपके सिलेबस में लाइन स्पष्टतया लिखी हुई है। एक तो लिखा हुआ था रिजर्व बैंक और उसके कार्य, और दूसरी लाइन थी व्यापारिक बैंक और उसके कार्य। तो भारत में कौन कौन से कमर्शियल या व्यापारिक बैंक हैं उसकी तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे कि व्यापारिक बैंकें क्या होती है और उनके कार्य क्या होते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहली एक बेसिक चीज कि व्यापारिक और वाणिज्य बैंक, इनके दोनों नाम हैं जिन्हें इंग्लिश में कमर्शियल बैंक कहा जाता है। कहते किसे हैं तो एक चीज आप जरूर याद रखिए कि अगर आप बैंक में आए गए होंगे, आपके बैंक में खाते होंगे, तो इस वीडियो लेक्चर को समझने में आपको आसानी होगी। हालांकि ऐसी कोई यहाँ पर कठिन चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, बड़ी ही आसानी से हम पूरे वीडियो लेक्चर को समझेंगे। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कुछ ऐसी निकलेगी कि वाणिज्यिक बैंक लोगों का पैसा अपने पास जमा करते हैं और दूसरे लोगों को लोन या ऋण के रूप में पैसा देते हैं, दूसरे कामों में निवेश भी करते हैं। और अगर हम थोड़ा और इनको अच्छे से देखें तो इसके अलावा व्यापारिक बैंक अपनी शाखाएं विभिन्न स्थानों पर खोलती हैं, रुपये यानी कि धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती हैं। इसके साथ ही बाकी बैंकों जैसी सेवाएं देती हैं और किसी भी देश में की अर्थव्यवस्था में व्यापारिक बैंकों का प्रमुख योगदान। कुल मिला के इसको इतना समझिए कि आप अपने आसपास जितने भी, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, ऐसी आपने जितनी भी बैंक्स देखी है वे सारी बैंक क्या है, कुल मिला के व्यापारिक बैंक है। आपका खाता होगा तो आप अपने जिस बैंक में खाता खुलवाया होगा उसमें आप अपने पैसे जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ी तो आप उसी बैंक से लोन भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के एक बेसिक बात देखें तो व्यापारिक बैंक को काम क्या होता है, आपके पैसे जमा करना, उनकी सुरक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर लोन देना। ये इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर हम व्यापारिक बैंकों के बारे में जानते हैं। और देश की इकोनॉमी प्रमुख योगदान जरूर करेगी, क्योंकि मैंने RBI वाले आपको सारे लेक्चर पढ़ाए हैं और उन लेक्चर के थ्रू आपको समझ में आता है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनके आधार पर ही देश में महंगाई घटती और बढ़ती है और उन्हीं के आधार पर ये बैंकें क्या करती है, लोन बांटती है। और ये लोन बांटेगी तो किस आधार पर बांटेगी, इनके पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत ही वो शामिल होगा। तो ये क्या होता है, व्यापारिक बैंकें। अब व्यापारिक बैंकें के कार्य जानने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको SLR और CRR के बारे में चर्चा करी थी। एक थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं जो मैं क्लियर कर देता हूँ। SLR जो मैंने आपको बताया था कि जो बैंकें होती हैं उन्हें कुछ निश्चित अपनी कुल राशि होती है, उसका कुछ निश्चित प्रतिशत उन्हें क्या करना पड़ता है, RBI के पास जमा करना पड़ता है। और SLR में वो गोल्ड के रूप में हो सकता है, इसके अलावा फॉरेक्स के रूप में हो सकता है, और आपकी जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनके रूप में हो सकता है। और CRR में क्या था, कुल आपका जितनी संपत्ति उसके कुछ कैश रिजर्व रेशो यानी कि कैश के रूप में वर्तमान जो भारतीय मुद्रा है उसके रूप में रखना पड़ता है। यहाँ पर जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 18.50% ये जो राशि जमा की जाती है उस पर लगने वाला ब्याज है, तो ऐसा नहीं है। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि कुल मिला के बैंक के पास में जितनी संपत्ति है उस संपत्ति का इतना प्रतिशत उसे SLR के रूप में रखना पड़ता है। इस बात को आप समझें। ओके, यहाँ पर क्या है कि 18.50% यानी कि किसी बैंक के पास में 100 रुपया है तो 100 रुपए में से 18 या 18.5 रुपए तो उसे क्या करने पड़ेंगे, SLR के रूप में रखने पड़ेंगे, और बाकी के 3 रुपए उसे क्या करने पड़ेंगे, CRR के रूप में रखने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो प्रतिशत है, ये जो राशि जमा करवा रहे हैं उसके ऊपर मिलने वाला ब्याज नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर क्या है कि रेशियो है। इसमें आप समझेंगे तो रेट नहीं, R का मतलब यहाँ पर क्या है, रेशियो है, यानी कि जो जितनी राशि उसका इतना प्रतिशत उन्हें रखना पड़ता है। तो आशा करता हूं मैंने जो आपको एक गलत जानकारी गलती से दे दी थी वो आप यहाँ पर सुधार कर पाएंगे। चलिए तो वापस लौटते हम हमारे आज के वीडियो लेक्चर में, और अब हम देखेंगे व्यापारिक बैंकों के कार्य क्या होते हैं। कार्य एक नॉर्मल रूप में बहुत बेसिक है, लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे डिटेल में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में है, और सिलेबस में है तो आपसे 11, 5 और 3
किसी भी प्रकार में पूछ सकता है, इसीलिए हमें उसे ज़्यादा ही पढ़ना रहेगा ताकि आप अच्छे से लिख पाएँ। तो कुछ बेसिक कार्य में एक तो जमा धन स्वीकार करना, इसके अलावा ऋण देना, और विविध कार्य भी होते हैं और अभिकर्ता संबंधी कार्य। दो तो एक बेसिक आपको समझ में आते हैं, एक तो धन जमा कर रहे हैं, दूसरा लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा विविध कार्य जो हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे, और अभिकर्ता यानी कि एजेंट से संबंधित कार्य। तो यहाँ पर इसी वीडियो में हम इनकी डिटेल चर्चा करने वाले हैं। एक बेसिक यहाँ पर हम बात करें 3 मार्कर के हिसाब से भी, तो ये कार्य 4 प्रमुख इसके कार्य होते हैं। चलिए, तो पहले हम यहाँ पर एक एक करके इन कार्यों को हमें डिटेल में पढ़ना है, तो एक एक करके चर्चा कर लेते हैं हम। सबसे पहले जमा धन स्वीकार करना। अब बैंकें जमा धन स्वीकार किस प्रकार से करती हैं वो हमें यहाँ पर देखना रहेगा। सबसे पहले व्यापारिक बैंकों का प्रमुख काम लोगों का धन जमा करना होता है। इसके बदले में लोगों का ब्याज दिया जाता है लोगों को, और उनके धन की रक्षा भी होती है। ये बिल्कुल एक बेसिक डेफिनेशन है कि वह जो धन है उसको किस प्रकार से जमा करते हैं। तो एक नॉर्मल सा होता है, आप भी बैंक में पैसे जमा करवाएंगे तो आपकी सुरक्षा भी होगी, और बैंकें आपको क्या करती है, ब्याज भी देती हैं। तो ये क्या है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला जो धन है उसको जमा करने का। लेकिन यहाँ पर आपको जो एक चीज समझना रहेगी वो ये कि जब आप जिस बैंक में आपके धन जमा करवा रहे हैं, राशि जमा करवा रहे हैं, उसके लिए अलग अलग खाते के नाम आपने सुने होंगे। चालू जमा खाता, बचत जमा खाता, स्थायी जमा खाता, होम सेव बचत और आवर्ती जमा खाता। मतलब कुल मिला के यहाँ पर बात ये कि आप जो धन जमा करवा रहे हो वो धन सब एक ही प्रकार के खातों में जमा नहीं होते हैं। कुल 5 प्रकार के जो खाते हैं, इन 5 प्रकार के खातों में आप अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, धन जमा कर सकते हैं। तो इन्हीं की हम एक एक करके विस्तार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो चालू जमा खाता है वो क्या होता है। ये आपने अक्सर इसका नाम ऐसा सुना होगा, करंट अकाउंट। और मैं बेसिक बात करूँ तो आपने 2 अकाउंट के ज्यादातर नाम सुने होंगे, करंट और सेविंग। तो फिलहाल हम चर्चा करेंगे करंट अकाउंट की। अब करंट अकाउंट क्या होता है, इसको हम एज ए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं। तो व्यापारिक बैंकों में ग्राहकों के लिए चालू खाते की व्यवस्था होती है। यह खाता अधिकतर पूंजीपति और उद्योगपति या व्यापारी खोलते हैं। इसमें ग्राहक कभी भी कितना भी धन निकाल या जमा कर सकता है, और ब्याज की दर 0.5%, ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती हैं, और बैंक खातेदार का हिसाब भी रखता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हम में से अधिकांश लोगों के पास में खाता नहीं है, चालू जमा खाता नहीं है। हम में से अधिकांश लोग बचत खाता खुलवाते हैं। चालू जमा खाता वे खुलवाते हैं जो होते बड़े व्यापारी, जिनका डेली का लाखों का लेन देन हो, क्योंकि आप एटीएम में भी एक दिन में 40,000 से ज्यादा नहीं निकलवा सकते हैं। एक दिन में आपको कहीं पर 5 लाख लेने हैं या देने हैं, ऐसी कंडीशन में आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक ही जाना पड़ेगा। और अगर आपका चालू जमा खाता है तो आप उस दिन भर में चाहे जितने पैसे जमा करवा सकते हैं और चाहे उतने निकलवा सकते हैं। यहाँ पर बैंक वाला आपसे कोई चिड़चिड़ और परेशानी नहीं करेगा, क्योंकि आपका कौन सा खाता है, चालू खाता। चालू खाते के नाम से स्टार्ट है, करंट यानी कि वह चलता रहता है, चाहे जितनी बार पैसा निकालो जमा करवा सकते हो। आप कोशिश करिएगा आपके जो अधिकांश अकाउंट सेविंग अकाउंट होगा उसमें अगर आप दिन में ज्यादा बार पैसे निकलवाना जाएंगे तो वो खुद ही मना कर देगा कि आज की जो एक लिमिट है आप वो क्रॉस कर चुके हैं। तो चालू जमा खाता किसका होगा, अधिकांश तो पूंजीपति, उद्योगपति और व्यापारी का, जिनको क्या करना हो, ज्यादा धन निकालना हो। और आपको पता होना चाहिए चालू खाते को मैनेज भी करना होता है। अगर आप खासकर जो बड़ी बैंक है जैसे एक्सिस या HDFC, इन बैंकों के लिए तो क्या होता है कि महीने में अगर आपने चालू खाता खुलवाया है तो 31 तारीख तक लगभग 3 लाख रुपए का तो लेन देन होना चाहिए। मतलब कुल मिला के 31 तारीख तक या तो आप 3 लाख रुपए जमा करवाओ, निकालो, कैसा भी होना चाहिए। तो चालू खाते को मैनेज भी करना पड़ता है, वरना फिर आप सेविंग अकाउंट खुलवाइए। चालू खाता खासकर किसके लिए, पूंजीपति, उद्योगपति और व्यापारी के लिए ही होता है, जिनको ज्यादा धन निकालना पड़ता है। तो आशा करता हूं चालू जमा खाता आप समझ पाए होंगे। आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट अकाउंट की। दूसरे प्रकार का जो अकाउंट है वो होता है बचत जमा खाता, जिसे कहते हैं सेविंग अकाउंट। हम में से अधिकांश लोगों के पास में ये वाला खाता होता है जिसे कहते हैं हम बचत जमा खाता। और एटीएम में भी आप पैसे निकालवाना जाते हैं तो मुझे
पूरी आशा है कि आप सेविंग अकाउंट को ही चूज करते हैं क्योंकि आपके पास में यही अकाउंट होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी या जानकारी क्या होगी, तो वो ये कि व्यापारिक बैंक में बचत खाता भी होता है। बचत खाता छोटी छोटी बचत करने वालों के लिए उपयुक्त होता है। ग्राहक हफ्ते में 1 या 2 बार रकम निकलवा सकते हैं। इस तरह यह खाता मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए उपयुक्त है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें से अधिकांश लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और हमारा बचत खाता इसलिए होता है कि आप तो रोज रोज बैंक में नहीं जा रहे हैं। आपका अगर कोई मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सैलरी अकाउंट भी हुआ तो वो भी अधिकांश सैलरी अकाउंट सेविंग अकाउंट में होता है, क्योंकि 1 तारीख को अगर सैलरी आ रही है, ठीक है, फर्स्ट डेट को अगर सैलरी आ रही है तो उस दिन जमा है। निकलवाना है तो आप एटीएम से तो एक दिन में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन 40,000 से आप ज्यादा नहीं कर सकते। 40,000 से ज्यादा के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपका सेविंग अकाउंट है या मध्यम वर्गीय परिवार है तो दिन में इतना तो लेन देन नहीं करेगा। ये बात आप समझ जाइए यहाँ पर। तो कुल मिला के सेविंग अकाउंट जो है उसमें आप कभी कार राशि जमा करवाते हैं और बहुत कम ही उसका क्या करते हैं, लेन देन करवाते हैं। तो अधिकांश का कौन सा अकाउंट होता है, जमा खाता, बचत जमा खाता, और ये खासकर इसलिए होता है कि आप अपनी सेविंग वहां पर रख पाए कुल मिला के। तो आशा करता हूं बचत जमा खाता भी आपको समझ में आ गया होगा। और बचत जमा खाता जो होता है उस पर ब्याज दर इतनी अच्छी नहीं मिलती है क्योंकि बैंकों को इसमें कोई लाभ नहीं है। आपने आज 5,000 रुपये जमा करवाए, आने के हो सकता है साल भर बाद आप निकलवाएं, तो ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता और बचत जमा खाते में इतनी ज्यादा भी अमाउंट जमा नहीं की जाती है। आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट अकाउंट की। तो ये अकाउंट का प्रकार होता है आपका यहाँ पर, तो ये है स्थायी जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। देखिए आप में से अधिकांश लोगों ने एफडी का नाम तो जरूर सुना होगा, और आपकी खुद की ना हो या सुना हो तो फिल्मों में सुना होगा कि कभी ऐसी स्थिति आती कि एफडी तुड़वानी पड़ती। ज्यादातर तो मैंने इसी संदर्भ सुना है कि एफडी तुड़वा रहे हैं। तो एफडी का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो व्यापारिक बैंक ग्राहकों को स्थायी जमा खाता की सुविधा भी देती हैं। इस प्रकार की धनराशि जमा करने पर ग्राहकों को ऊंचा ब्याज प्राप्त होता है और वर्तमान में स्थायी जमा खाता बहुत ही प्रचलित है। ये कम से कम 3 माह से 21 वर्ष तक का होता है और इस अवधि में कोई भी ग्राहक जमा की गई धनराशि नहीं निकाल सकता। जिससे कि होता क्या है कि एफडी में मतलब ये कि मेरे पास आज 10,000 रुपए हैं और मुझे लगता है कि मेरे पास रहे तो खर्च हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने अगर सेविंग अकाउंट में भी डलवाए तो कभी आवश्यकता होगी तो मैं ना चाहते हुए भी इसे निकाल लूंगा। लेकिन मैंने सोचा कि 10,000 रुपए का मुझे ऐसा काम करना है, किसी को ना भी दूं और मैं ऐसा करता हूँ मेरे अकाउंट में जमा करवा दूं। और मैंने सोचा कि ये 10,000 मैं इस फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में 2 साल के लिए जमा करवा रहा हूँ। इस 2 साल में आप 10,000 रुपए एक तरीके से 1 रुपया भी बिल्कुल भी नहीं निकलवा सकते। दूसरा है कि इस पे ब्याज दर भी अच्छी खासी मिलती है क्योंकि वो 10,000 बैंक वालों के लिए फिक्स हो गया है 2 साल के लिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, बैंक वालों का एक भरोसा बढ़ता है और ये 10,000 रुपए वो किसी और को लोन के लिए कुछ निश्चित समय के लिए दे सकते हैं। उसमें इतना तय है कि वह 10,000 रुपए 2 साल से पहले तो नहीं लेगा। और अक्सर लोग जो एफडी होती है वो लाखों में करवाते हैं ताकि भविष्य में जब कभी उन्हें जरूरत पड़े तो वो एफडी उपयोग कर सके। और यहाँ पर लिखा है कि 3 माह से लगाकर 21 वर्ष तक की हो सकती है, यानी कि मिनिमम 3 माह की एफडी और अधिकतम 21 वर्ष की। और जितने वर्ष की आपने करवाई यानी कि 7 वर्ष, तो इससे पहले आप राशि नहीं निकलवा सकते। लेकिन फिर भी अगर आप निकलवाना चाहें निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर जो ब्याज दर है वो बिल्कुल नहीं मिलती। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको कि अगर मैंने कुछ राशि जमा करी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि मैंने 7 साल के लिए 50,000 रुपये जमा करे हैं और मे भी पॉसिबल कि मुझे 7 साल बाद ये 50,000 रुपये एज ए 55,000 के रूप में मिलते हैं। यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, 5,000 का ब्याज। लेकिन अगर इस एफडी को मैं 6.5 साल में ही चाहता हूँ कि निकलवाऊँ मजबूरी वर्ष, तो फिर मुझे 50,000 के 50,000 ही मिलेंगे, मुझे इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो ये क्या होता है आपका स्थायी जमा खाता और ये सर्वाधिक प्रचलन में है। आगे हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट प्रकार का अकाउंट होता है होम सेफ बचत खाता। होम सेफ बचत खाता क्या होता है, ये आप में से बहुत कम ने सुना होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि इस खाते के अंतर्गत जमाकर्ता को उसके घर पर गुल्लक की सुविधा प्रदान की जाती है तथा गुल्लक की चाबी बैंक अपने पास रखता है। इस खाते में जमाकर्ता अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करता है तथा
कुछ समय बाद जमाकर्ता बैंक में जाकर अपने गुल्लक को जमा करवा सकता। बचपन में हम लोगों ने गुल्लक तो बहुत बनाए होंगे और शायद अब तो इतना देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप में से हम में से बहुत सारे लोगों ने गुल्लक जरूर बनाए होंगे, और खासकर मिट्टी के। तो हम क्या करते थे, चाहे हमारे पास 2 रुपए हो चाहे 5 रुपए हो, हम गुल्लक में डाल देते थे। स्वाभाविक सी बात है, इस गुल्लक में डालने के बाद ये पैसे तो निकलेंगे है नहीं। तो अब बहुत सी बार ऐसा होता था कि हम गुल्लक आवश्यकता करने पर बहुत जल्दी तोड़ देते थे मजबूरीवश। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो बैंक है वो भी आपको गुल्लक प्रोवाइड करवाएगी, और वो बकायदा ताला वाला होगा जिसकी चाबी बैंक के पास में ही होगी। स्वाभाविक सी बात है, आप जब भी गुल्लक में जो राशि है उसके लिए अगर निकलवाना पड़ी तो बैंक से चाबी लेना पड़ेगी। आपने कह दिया कि 2 साल तक हमें चाबी देना मत, तो 2 साल तक आप चाहे कुछ भी कर लो, चाबी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके गुल्लक में अच्छी खासी राशि हो गई है और अगर आप उस बैंक खाते में जमा करवाना चाहते हैं तो गुल्लक की राशि जमा हो सकती है, क्योंकि बैंक खाते में ना तो कोई 2 रुपया जमा करवाना जाएंगे, 5 रुपए तो हम करवा नहीं सकते। तो खासकर ये छोटे बच्चों के लिए कार्य करता है, और इसमें कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसका नाम आता है। आपने कभी इसका एक एडवर्टाइजमेंट देखा हो, मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, तो कोटक महिंद्रा बैंक का चलता है जूनियर अकाउंट, जिसमें खासकर वो बच्चों के लिए अकाउंट खोलता है, जिस पर उन्हें 6% ब्याज भी मिलता है, और वो अपना बकायदा उनका खुद का एक छोटा सा डेबिट कार्ड भी आ जाता है। छोटा सा तो नहीं, डेबिट कार्ड तो डेबिट कार्ड के ही फॉर्म में होगा, लेकिन छोटे बच्चों के लिए एक डेबिट कार्ड भी उनका आ जाता है। तो आपने शायद इसका एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कोटक महिंद्रा बैंक का, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो होम सेफ बचत खाता कुल मिला के ये कि आप कहाँ 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए बैंक में जमा करवाने जाएंगे, इससे अच्छा तो आपको घर पर ही बैंक गुल्लक प्रोवाइड करवा दे, और जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो आप अपने खाते में जमा करवा दें। ये इस प्रकार की सुविधा होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें तो आवर्ती जमा खाता होता है। इस खाते में क्या होता है, देखिए, इस प्रकार के खाते में जमाकर्ता को एक निश्चित समय प्रतिमाह अपने खाते में जमा करनी होती है। इस प्रकार के खाते की जमाओं को एक निर्धारित समय से पहले नहीं निकाल सकते हैं। जमाकर्ता को जमा राशि पर जो ब्याज मिलता है वह ब्याज भी इसी खाते में जमा होता रहता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप सोचते हैं या आपकी मान लेते हैं कि 10,000 रुपये सैलरी, अब आपको पता है कि मैं इसमें से सैलरी नहीं बचा सकता हूँ, तो आपने कह दिया बैंक वालों को इस 10,000 रुपये जैसे मेरे अकाउंट में आए, 1,000 रुपये आप इस प्रकार से उसको चाहे छोटी एक समझाने के लिए कि एक प्रकार की एफडी कर लिया, उस अकाउंट से कनेक्ट कर दे कि 10,000 रुपये आते ही वो मेरे 9,000 रुपये बचे, यानी कि अधिकतम मैं 9,000 रुपये ही क्या कर सकूं, निकाल सकूं, और 1,000 रुपये अपने आप वो कट कर आपके अकाउंट में चले जाएंगे। जैसे कि आपने ईपीएफ का नाम सुना होगा, प्रोविडेंट फंड, जो खासकर जो सरकारी वर्ग के लोग होते हैं उनका ईपीएफ होता है, उनकी जो बकायदा सैलरी होती है उसमें से कुछ निश्चित राशि ईपीएफ के रूप में जाती है। जब उन्हें पेंशन होती है तब वह सारी राशि एक मुश्त मिल जाती है। तो ये अगर आप अपना खुद का एक तरीके से ईपीएफ करवाना चाहें तो इस पे बैंक आपको कुछ ब्याज भी दे सकता है, और आपकी निश्चित जमा राशि जो है वो क्या करेगा, रख सकता है, और जब चाहे आप एक निश्चित समय तक ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ है निश्चित समय प्रति माह खाते में जमा करनी पड़ती है, तो वो चाहे तो अपने आप काट लेगा, अगर आपने एक बार कह दिया तो आपके अकाउंट की सैलरी में से उस आवर्ती जमा खाते में क्या होगा, कटता जाएगा। ये 2 प्रकार के अकाउंट होंगे, एक तो आपका सेविंग अकाउंट प्लस आवर्ती जमा खाता, जिसमें से जो फिक्स राशि है वो इस खाते में जाती रहेगी। तो ये हमने बात करी यहाँ पर जो जमा धन करता है बैंक, वो जमा धन वो किस प्रकार से करता है, इसी को लेकर हमने यहाँ चर्चा करी है। और कुल 5 प्रकार के जो खाते हैं वो क्या कर सकता है, बैंक खोल सकता है। चलिए, तो आशा करता हूँ यहाँ तक की चीजें आपको हो गई होगी क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो ऋण है वो किस प्रकार से दिए जा सकते हैं। तो आपको पता होगा, पहला कार्य हमने चर्चा कर ली जमा धन का, दूसरा है ऋण देने का। तो देखिए, व्यापारिक बैंक नए उद्योगपतियों, व्यापारियों को प्रोत्साहित करती हैं और व्यापार शुरू करने के लिए ऋण देती हैं। ऋण पर वह निश्चित ब्याज वसूल कर लाभ कमाती हैं, और इस प्रकार के ऋण की ब्याज दर ऊंची होती है, जिससे क्या होता है, बैंकों को लाभ होता है। कुल मिला के जो लोन देने के पीछे 2 कारण होते हैं, एक तो देश की इकोनॉमी में भी काफी अच्छा योगदान होता है, और दूसरा बैंक अपना खुद का भी लाभ चाहती है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आज मैं बैंक से 50,000 का लोन लेने जाऊंगा तो बैंक उस पर ब्याज दर लगाएगा से, अब वो आपको पता है, रेपो, बैंक दर सब पढ़ा है आपने, तो इस पर जो निश्चित लगाएगा उसमें क्या होगा कि
2 साल बाद आपको यहाँ पर 55,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, यानी कि 5,000 रुपये बैंकों को क्या हो जाता है, एक तरीके से लाभ मिल जाता है। और दूसरा है 50,000 रुपये से आप कोई दुकान खोलेंगे, कोई रोजगार जनरेट करेंगे, तो कुल मिला के ऋण जो है वो भी देने का बैंक कार्य करती हैं। अब जो ऋण है वह 2 प्रकार के होते हैं खासकर, जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला तो होता है यहाँ पर असुरक्षित साख और दूसरा होता है सुरक्षित साख। यानी कि अगर बैंक जो है किसी को लोन प्रोवाइड करवा रही है तो लोन 2 कंडीशन पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, एक तो अनसिक्योर्ड क्रेडिट और दूसरा सिक्योर्ड क्रेडिट। अब ये क्या होता है इसको हम समझते हैं आगे। सबसे पहले मैं बात करूं असुरक्षित साख की, तो इसमें क्या होता है कि बैंक अगर किसी को लोन दे रही है तो बैंक यहाँ पर क्या है, ऋण में बैंक किसी प्रकार की भौतिक संपत्ति की जमानत नहीं लेती है। इस प्रकार के ऋण में काफी जोखिम होता है अक्सर, जैसे कि इसका बहुत सारे बैंकों ने भुगता है, जैसे कि नीरव मोदी का नाम सुना होगा आपने, विजय माल्या का नाम सुना होगा। इनको जब लोन दिया गया तो सिर्फ इनकी रसूख के आधार पर दे दिया कि किंगफिशर उनकी कंपनी है या जो नीरव मोदी है उनका बैंक का मतलब हीरा कारोबार है बहुत बड़ा, तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, कोई जमानत नहीं ली। तो इस प्रकार के जब लोन है, हालांकि बैंक ऐसी गलती बहुत कम करती हैं और अनसिक्योर्ड क्रेडिट तो वो देती नहीं है, लेकिन अक्सर क्या होता है बहुत सी बार पहचान के आधार पर या बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे कि आज अगर अंबानी SBI में लोन लेने जाए तो यहाँ पर तो SBI की बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि जो बैंक जितना अच्छा लोन प्रोवाइड करवाती है RBI में उस बैंक को उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि बैंकों का ज्यादातर काम लोन प्रोवाइड करवाना ही है। बैंक अपने यहाँ पर धन सुरक्षित रखे उससे ज्यादा मतलब नहीं है, ज्यादा मतलब उन्हें लोन प्रदान करने से जिससे उन्हें क्या मिले, ब्याज दर मिले और खुद का लाभ हो। तो यहाँ पर बैंकें क्या करती है, जितना चाहे उतना लोन देना चाहती है। तो इसमें क्या होता है बहुत सारी बार जो पहचान वाले लोग होते हैं उनको असुरक्षित साख पर वो दे देती है, हालांकि ये उनके ऊपर निर्भर होता है कि उन पहचान पर उन्हें कितना भरोसा है, और बहुत सी बार इसको भुगतना भी पड़ता है। जैसे वर्तमान में सबसे ज्यादा NPA या जो बेड लोन है सबसे ज्यादा वो SBI के ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोन भी वही प्रोवाइड करवाता है। दूसरा होता है सुरक्षित साख, तो इसमें हम जैसे मध्यम वर्गीय या आम लोग या पहली बार जो कोई लोन लेने जाए तो उसमें सिक्योर्ड लोन क्रेडिट होता है, जिसमें जमीन जायदाद या संपत्ति के मूल्य को देखकर ऋण दिया जाता है और भुगतान न करने पर जमानत के रूप में रखी गई संपत्ति को बेचकर अपना कर्ज वसूल करती है। हालांकि आपको पता होगा कि बाद में जो विजय माल्या हैं उनके घर वगैरह बंगलो भी बेचे गए, तो वो बाद की प्रोसेस थी। यहाँ पर क्या होता है जैसे कोई ट्रैक्टर भी लेने गया हो, ट्रैक्टर का लोन हो, तो अक्सर ट्रैक्टर उठा जाते हैं या गाड़ी घर से उठा जाते हैं, तो उसमें यही होती है कि आपकी संपत्ति भी देखी जाती है। अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो फिर क्या होगा, वहां से आपका कर्ज वसूल कर लिया जाएगा। तो 2 प्रकार से यहाँ पर क्या दिए जाते हैं, लोन दिए जाते हैं। अब यहाँ पर हम आगे चर्चा करेंगे कि जो लोन है वह किस किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं। तो पहला तरीका है यहाँ पर नगद जमा का। अब नगद जमा का तरीका क्या है इसे समझ लेते हैं। इस प्रकार के ऋण के अंतर्गत ऋणी की एक निश्चित जमानत के आधार पर एक निश्चित जमा राशि निकालने का हक मिल जाता है। इस खाते में ऋणी एक सीमा के अंतर्गत रुपया भी जमा करता है और आवश्यकता अनुसार ऋण भी निकलवाता रहता है। देखिए, ये नगद जमा वाला जो लोन है ये एक तरीके का बेसिक लोन होता है। इस लोन में क्या है कि अगर आपका किसी बैंक अकाउंट है ना, मान लिया कि SBI है, SBI में आपका अकाउंट है यहाँ पर, ओके, तो इस अकाउंट में क्या होगा कि अगर यहाँ पर आप उसे जुड़े हुए हैं और आपने लोन मांगा तो आपके उसी खाते में क्या होगा, लोन जो है वो प्रोवाइड यहाँ पर करवा देगी और उससे क्या कर सकते हैं आप, निश्चित राशि यहाँ पर निकलवा सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या एक नॉर्मल लोन होता है और अगर आप उस बैंक से अच्छे जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपको लोन मिल जाता है। और दूसरा ये भी है हालांकि कि एक बेसिक लोन होता है। अगर आपका उस बैंक में अकाउंट नहीं है तो पहले तो आपको खाता जरूर खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि लोन मिलता है वो कैश थोड़ी मिलता है, वो तो खाते में मिलता है। तो आपको खाता खुलवा लीजिए, उसके बाद उसी खाते में आपको क्या होगा, लोन मिलता रहेगा और उस लोन में आप आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, अपना पैसा निकलवा सकते हैं और कभी हो तो इसी लोन अकाउंट में आप पैसा जमा भी करवा सकते हैं। तो कुल मिला के एक प्रकार का ये लोन अकाउंट होता है जो स्पेशली अलग से होता है, जिसमें आप पैसा भी जमा करवा सकते हो, निकलवा भी सकते हैं। तो अभी तो आप लोन ले लें, भविष्य में अगर आपको किस्तें जमा करवानी है तो इसी लोन अकाउंट में आप जमा करवा के किस्तें जमा भी करवा सकते हैं। तो ये एक प्रकार का बेसिक लोन होता है जो आपको नॉर्मल रूप में मिल जाता है। दूसरी मैं बात करूं दूसरे प्रकार की लोन की, तो होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट जो है उसमें क्या होता है
कि बैंकों में जिन जमाकर्ताओं का चालू जमा खाता है और वे बैंक से एक समझौते के अनुसार अपनी जमाओं से भी ज्यादा पैसा निकलवाने का अधिकार ले लेते हैं। जो राशि जमा करता अपनी जमा से अधिक बैंक से निकलवाता है उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। मान लेते हैं कि आप कोई बिजनेसमैन है, ओके, और बिजनेसमैन के अनुसार आप उस बैंक में रोजाना 5 लाख रुपए तक का लोन देन कर ही लेते हैं, और आप जब उस बैंक से काफी सालों से जुड़े हुए हैं, मान लेते 10 साल से जुड़े हुए हैं, तो बैंक को क्या है आप पर भरोसा है, क्योंकि आप काफी टाइम से लेन देन कर रहे हैं, तो आपकी रसूखदारी कि आप एक अच्छे प्रकार से व्यापार चला रहे हैं, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो फिर क्या होता है कि जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए ही हैं और आपको ज्यादा चाहिए, आपको मान लेते हैं कि 5.5 लाख रुपए चाहिए उस दौरान, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे जिनकी पुरानी पहचान मतलब क्या है कि अच्छा उन्होंने स्कोर कर रखा होता है उस बैंक में लेन देन का, तो उन्हें अगर 5 लाख रुपए है अकाउंट में, तो एक्स्ट्रा के जो 50,000 है वो भी बैंक क्या कर सकता है, उन्हें दे सकता है। और अकाउंट में ना होने के बावजूद भी जो एक्स्ट्रा पैसा निकाला जा रहा है इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट, यानी कि ड्राफ्ट में नहीं था, उस ड्राफ्ट से ऊपर की आपने क्या करी, राशि निकाली है। हालांकि ऐसी जरूरत, क्योंकि रोजाना चालू खाता है तो 50,000 वो व्यक्ति दूसरे तीसरे दिन वापस दे देगा, तो ये अधिकतम 3 महीने इसकी कंडीशन होती है ओवरड्राफ्ट की। इससे ज्यादा तक का ये लोन नहीं दिया जा सकता है, एक प्रकार का ये भी लोन ही है क्योंकि आप उधार ले रहे हैं, 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरा, इस पे ब्याज दर काफी हाई लगती है, यानी कि आप जो ओवरड्राफ्ट लेते हैं एक तरीके का रिस्की मामला ही होता है, तो इस पे ब्याज दर भी क्या होती है, काफी हाई लगती है और काफी कम समय का होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जन धन में घोषणा हुई थी कि उसमें जो SC ST वर्ग है उनके लिए वह क्या है कि कुल मिला के यहाँ पर 15,000 का वह ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। तो यानी कि सरकार ने घोषणा करी थी कि जो SC ST वर्ग से हैं वह जो आपका जनधन अकाउंट है उसमें से खाते में पैसे ना हो, फिर भी 15,000 रुपए वो निकलवा सकते हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग घोषणा होती हैं, लेकिन यहाँ पर वो ये है कि 15,000 रुपए जीरो बैलेंस है, उसके बावजूद भी 15,000 निकलवा लिए, तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का लोन ही हो गया, जो हालांकि बाद में एक ऊंची ब्याज दर के साथ आपको चुकाना पड़ता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना, क्रेडिट कार्ड होता है, तो क्रेडिट कार्ड में खाते में पैसे नहीं होते फिर भी आप निकलवा सकते हैं, हालांकि उस पर जो ब्याज दर है काफी हाई लगता है, कुछ निश्चित समय में आपको उसे निकलवाना पड़ता है, जमा करवाना पड़ता है। आगे मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट प्रकार का जो अकाउंट है वो होता है आपका यहाँ पर, अगर हम इसकी बात करें तो ये है ऋण तथा अग्रिम। अब ऋण तथा अग्रिम अकाउंट का क्या प्रोसेस है यहाँ पर, तो इसको हम समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इन ऋणों को एक निश्चित रकम के रूप में दिया जाता है, बैंक ऋणी के खाते में एक निश्चित रकम एक साथ जमा कर देती है और इस खाते में ऋण की स्वीकृति के तुरंत बाद ही ब्याज लगना आरंभ हो जाता है। इस खाते में जमा ऋण को भी ऋणी निकाल सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था नगद, ठीक है, नगद लोन था, और ये वाला है अग्रिम लोन। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअल में अग्रिम लोन जो है, ये वाला जो लोन है आपका कौन सा लोन होता है, बेसिक लोन होता है। इसमें है ना, इसमें समझिए, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, है ना, क्योंकि अग्रिम मतलब क्या है, पहले से आपको ऋण दे रहे उस बैंक में आप कभी आए नहीं है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर अग्रिम रूप से आपको क्या दिया जा सकता है, लोन दिया जा सकता है। उसके बाद आप खाता खुलवाइए। लेकिन जो नगद वाला था उसमें क्या है कि आप उस बैंक से पहले से जुड़े हुए हैं ना, ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियरेंस यहाँ पर दे देता हूँ कि इसमें एक्चुअल में था क्या। तो इस कंडीशन को आप समझिए कि जो नगद वाला है, यहाँ पर नगद वाले में क्या होता है, जो नगद वाला लोन अकाउंट है इसमें आपका पहले से उस बैंक में खाता होना चाहिए। ओके, उस बैंक में क्या पहले से खाता होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं अग्रिम वाले कॉन्सेप्ट की, तो इसमें क्या होना चाहिए, आपका चाहे खाता ना भी हो तो भी क्या किया जा सकता। मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि यहाँ पर ये जो ऋण तथा अग्रिम ऋण होता है, इसके अलावा जो आपका नगद ऋण होता है और उसमें खासकर फ़र्क क्या है उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो फ़र्क है वो ये कि कुल मिला के जो नगद वाले की मैं बात करूँ, नगद, तो नगद ऋण में आपका जो लेना हो तो उस बैंक में आपका खाता होना ज़रूरी है और उसी बैंक से क्या मिल जाएगा, आपको लोन मिल जाएगा।
और इसके अलावा अगर हम बात करें ऋण तथा अग्रिम ऋण की, तो नाम से क्लियर है अग्रिम ऋण यानी कि आपको पहले से ऋण देगा तो उस बैंक से आपका कोई जुड़ाव नहीं है, फर्स्ट टाइम अगर आप उस बैंक के साथ जुड़ रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये एक फ़र्क है खासकर। और 3 प्रकार के लोन हमने देखे हैं। पहला तो नगद लोन, जिसमें आप उस बैंक से जुड़े हुए हो तो आपके लेन देन के आधार पर वहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा। दूसरा ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का लोन ही होता है लेकिन इसमें लोन राशि इतनी बड़ी नहीं होती है। और तीसरा अग्रिम ऋण, जो आमतौर पर हम लोन लेते हैं किसी भी बैंक से, वो आपका कहलाता है अग्रिम ऋण। तो आशा करता हूँ आपको ऋण तथा अग्रिम ऋण और तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिकर्ता संबंधी कार्य की, जिसे कहते हैं हम एजेंसी फंक्शंस। तो यहाँ पर बैंक के कुछ और भी कार्य होते हैं, जैसे कि व्यापारिक बैंक ग्राहकों के लिए अभिकर्ता एजेंट संबंधी कार्य भी करते हैं, जैसे भुगतान का संग्रहण। भुगतान का संग्रहण से मतलब ये कि अगर आपने भुगतान किया है किसी भी चीज़ का, क्योंकि आज आपको पता है कि ऑनलाइन पेमेंट काफ़ी ज़्यादा होने लग गए हैं, इसके अलावा यूपीआई पेमेंट है और भी जो पेमेंट्स के इशू होते हैं उसमें अगर आप किसी भी बैंक से, जैसे कि अक्सर होता है कि हमारा किसी और बैंक में अकाउंट है और हम किसी और बैंक के एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, तो इसमें आप यही सोचते होंगे अक्सर कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ये भी एक बैंक का कार्य होता है कि आपका अकाउंट चाहे यूनियन बैंक में हो और आप एसबीआई के एटीएम से पैसे निकलवाएंगे, तो ये भी बैंक के प्रोसेस के अंतर्गत आ जाता है, बकायदा इसका चार्जेस भी लगता है। तो इसमें यहीं पर आगे हम इनको देखेंगे कि ग्राहकों के आदेश पर व्यापारिक बैंक कम ब्याज पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजती, इसके लिए थोड़ा शुल्क लेती है। तो एटीएम तो एक हम प्रकार बता सकते हैं। इसके अलावा पहले जो चलता था एनईएफटी, हालांकि अभी भी चलते हैं, बड़े अगर आपको ट्रांजैक्शन करने हो तो उसके लिए आरटीजीएस और एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इन दोनों के तहत जो है राशि पहले नेट बैंकिंग के थ्रू भेजी जाती थी। इसमें कुछ क्राइटेरिया भी था, अब तो हालांकि इसको खत्म कर दिया है, समय सीमा भी इसकी खत्म हो गई है, लेकिन ये बैंकिंग के रियल टाइम में ही कार्य करता है, जैसे कि सुबह अगर 11 बजे शाम को 5 बजे तक, और एनईएफटी सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक कार्य करता है। इसके अलावा आप नहीं भेज सकते हैं इनके थ्रू पैसा। लेकिन अभी आप यूपीआई का बहुत यूज़ कर रहे होंगे, जिसमें फ़ोन पे, गूगल पे, और इसमें आप कभी किसी दुकान पर स्कैनिंग करके या जो भी अपने साथियों से राशि भेजते हैं या लेते हैं, जो भी कार्य हैं, तो उसमें भी जो बैंक है उसका यही कार्य जो है निकल कर आता है, यानी कि जो एजेंसी संबंधी कार्य है वो यहाँ पर ये करती हैं। इसके अलावा ग्राहक के आदेश पर व्यापारिक बैंक बीमा, लोन की किस्तें, टैक्स का भुगतान ग्राहक के खाते समय समय पर करती हैं। तो बहुत सी बार किस्तें जब भरने जाते हैं तो आप आपके खाते में डाल देते हैं, या जो बैंक का एक स्पेशल खाता है उसमें डाल देंगे तो अपने आप किस्तें कट जाती हैं, या टैक्स का भुगतान भी आपके कहने पर बैंक अकाउंट सीधा कर सकता है। इसके अलावा बीमा की किस्तें, वो सभी भी आपके खाते से समय समय पर काटी जा सकती हैं। इसके अलावा व्यापारिक बैंक अपने व्यापारिक ग्राहकों की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में संदर्भ पत्र भी जारी करता है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे एक सिबिल स्कोर होता है। हर एक बैंक जिसमें किसी व्यक्ति का अगर खाता हो और वो लोन लेने जाता है, उसका सिबिल स्कोर देखा जाता है। सिबिल स्कोर तब तय होता है जब आप किसी से एक बार किसी बैंक से लोन ले चुके हों। उसके बाद सिबिल स्कोर में यह तय होता है कि आपने कितने समय में किस्तें चुकाई हैं या कितने का लोन लिया था। समय समय पर अगर आपने किस्तें चुकाई हैं तो ये सिबिल स्कोर अच्छा होता है, और दूसरी बैंक में अगर आप लोन लेने जाएंगे तो सिर्फ उसी सिबिल स्कोर के अच्छे होने के आधार पर आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं किसी और बैंक से लोन लिया, उसको टाइम पर नहीं चुकाया, और दूसरी बैंक से अगर आप लोन लेने जाएंगे तो बाकायदा जो सिबिल स्कोर होता है पूरे बैंकिंग सिस्टम में कार्य करता है, जो एक ही बार किसी व्यक्ति का बनता है, और हर एक बैंक उस सिबिल स्कोर में अपना स्कोर एक तरीके से ऐड करती है। तो इसके अच्छे और बुरे होने से भी लोन लेने पर फर्क पड़ता है। तो ये थे इसके अभिकर्ता यानी कि एजेंसी संबंधी कार्य। विविध कार्यों की हम बात करें मिसलेनियस अदर में, तो उसमें पहला है विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय, यानी कि व्यापारिक बैंकें विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय भी करती हैं, और विदेशी व्यापार को करने के लिए व्यापारिक बैंक विदेशी चेक, ड्राफ्ट आदि को भी स्वीकार करती है, और बैंक बिलों को भुनाती। भुनाने से मतलब इसके बदले पैसा देना। तो अगर विदेशी व्यापार जो व्यक्ति करते हैं और अगर आरबीआई के थ्रू किसी बैंक को परमिशन मिला हुआ है, लाइक दैट एसबीआई,
तो स्पेशल बैंकें जो होती है वो क्या कर सकती हैं, यहाँ पर मुद्रा को बदल सकती हैं। जैसे कि एग्जिम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिम बैंक का प्रमुख कार्य ही होता है आयात निर्यात बैंक। तो अगर आप विदेश से आए हैं और आपके पास में डॉलर हैं, उन्हें रुपयों में कन्वर्ट करना है तो एग्जिम इस बारे में काम कर सकता है, या रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना है वो भी कर सकता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा की क्रय विक्रय, तो आरबीआई के ही निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि जैसे कि डॉलर है, यूरो है, इनका क्रय भी कर सकती है और विक्रय भी कर सकती है। इनका क्रय विक्रय क्यों जरूरी है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रुपये का जो विनिमय होता है उसके लिए भी ये बैंकें अपना रोल प्ले करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो बैंकिंग शिक्षा व प्रशिक्षण। तो ये तो एक सामान्य कार्य है, आरबीआई के निर्देशन के अधीन भी नहीं है, बैंकों का सामान्य कार्य होता है, जिसमें क्या है कि धीरे धीरे बैंकों की व्यवस्था जटिल होती जा रही है। इसके लिए अधिक शिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। व्यापारिक बैंक के अपने कर्मचारियों को कार्यकुशल बनाने के लिए बैंकिंग शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करती हैं और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देती हैं। तो ये बैंक का अपना निजी हो सकता है, इसके अंतर्गत बैंकों में होने वाली भर्ती भी शामिल है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा स्तर खासकर जैसे प्राइवेट बैंकें होती हैं, एक्सिस, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई की मैं बात करूं तो इसके बहुत सारे ये ग्राहक बनाने के लिए बाकायदा इनके जो काम करने वाले एजेंट होते हैं उनको प्रशिक्षण देती हैं कि किस प्रकार से ग्राहकों को हैंडल किया जाए। जैसे कि एचडीएफसी भारत की सर्वाधिक संपत्ति वाली बड़ी बैंक है। एसबीआई तो सार्वजनिक क्षेत्र की है, लेकिन कुल संपत्ति की बात करें तो एचडीएफसी है। इसका कारण ये है कि ये अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधाएं देते हैं, हालांकि चार्जेस लेते हैं ज़्यादा, लेकिन सुविधा देते हैं। तो ये सुविधा देने का प्रशिक्षण इस बैंक की तरह से स्वतः दिया जाता है। तो ये भी एक बैंकों का अपना एक निजी कार्य हम कह सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट की लॉकर की सुविधा देती है। तो ये तो आपने सुना भी होगा लॉकर सिस्टम वाला, कि व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधाएं देती हैं जिसमें वह अपने कीमती वस्तु जैसे कि आभूषण हो गया, बहुमूल्य प्रपत्र, कागज, कंपनियों के अंश पत्र, ऋण आदि रख सकते हैं। हालांकि बैंक इसके लिए उनसे शुल्क भी लेता है और लॉकर सुविधा को सेल्फ डिपॉजिट वाल्ट भी कहते हैं। जैसे कि अगर आपके आभूषण हो तो इसके लिए आप गोल्ड लॉकर में रख सकते हैं। इसके अलावा घर के जमीन जायदाद कागजात, क्योंकि घर पर अगर चोरी होने की शंका हो तो ऐसी स्थिति में बैंक ये सुविधाएं देता है। कंपनियों के अंश पत्र, ऋण पत्र से मतलब तो लोन के कागजात हो गए, और अंश पत्र से मतलब अगर किसी कंपनी में आपके कितने शेयर हैं वो सारे जितने भी कागजात हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं, लॉकर सुविधा के तहत यहाँ पर रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जो व्यापारिक बैंकें हैं उनके कार्य क्या क्या होते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि कार्य आपको अच्छे समझ में आए होंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पष्टतया दिया है कि व्यापारिक बैंकों के कार्य। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर पढ़ा है, खासकर जो दो कार्य इसके हैं वही वाले, एक तो ऋण और जमा, लेकिन इसमें भी जो डिटेल थी वह भी हमने यहाँ पर अच्छे से चर्चा कर ली है। तो आशा करते हैं अच्छे से आप वीडियो को समझ पाए होंगे, और इससे पहले जितने भी आरबीआई के और बैंकिंग सेक्टर के हैं वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। कीप वॉचिंग क्वालिटी मीन्स पीएस अड्डा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।